हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रियल गैस। इस टॉपिक में हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पे। तो अब तक इस चैप्टर में हमने कई सारे लॉज और कई सारी इक्वेशंस को पढ़ा है, पर हमने ये भी देखा है कि जितने भी लॉज और इक्वेशंस हमने अभी तक देखे हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किए गए थे। मतलब कि साइंटिस्ट ने कुछ कुछ कंडीशंस पे इनके एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर से वेरिएशन देख सके। तो एक बार ये फैक्ट्स जब डेवलप हो जाते हैं तो एक साइंटिस्ट बहुत ही क्यूरियस हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कि आखिर मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के लिए एक थियरी को बनाया गया जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हम कोई भी सिस्टम को दो लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं। पहला है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो एक बड़े सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जहां पे हम एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा एनालाइज करेंगे। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि हम छोटे लेवल पे बात करेंगे, मतलब वहां पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे कि वहां पे क्या चेंजेस आते हैं। वहां पे हम सिस्टम एज अ होल नहीं देखेंगे। अब जैसे हर सेट ऑफ थियरी में कुछ ना कुछ असम्पशंस होते हैं, वैसे ही काइनेटिक थ्योरी में भी कुछ कुछ असम्पशंस है। आइए देखते हैं ये असम्पशंस क्या क्या है। पहला असम्पशन जो हमें गैसेस के कोई फिक्स्ड शेप नहीं होने के बारे में समझाएगा कि गैसेस में जो पार्टिकल्स है वो हमेशा रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। उनकी कोई तो कांस्टेंट स्पीड होती है जहां पे वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रहते हैं। हम ये अज्यूम करेंगे कि ये सारा मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं तो उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मतलब कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि अगर मैं उसको कंटेनर के वॉल्यूम से कंपेयर करूं तो वो बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। इनफैक्ट हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके चल रहा है। ये चीज हमें ये समझाती है कि क्यों गैसेस इतनी कंप्रेसिबल है। हमारा तीसरा अजम्पशन है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो। इस अजम्पशन से हम ये समझा सकते हैं कि क्यों गैसेस एक्सपैंड करती है और जितना स्पेस हम उनको देते हैं उतना वो ऑक्यूपाई कर लेती है। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के बारे में। अब जैसे हमने पहले अजम्पशन में पढ़ा था कि गैसेस हर डायरेक्शन में रैंडम मोशन करते हैं, और हमें पता है कि अगर मैं बहुत ही छोटी अमाउंट ऑफ गैस भी लूँ तो उसमें भी बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडम मोशन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से टकराएंगे भी। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो ये कोलिजन्स हो रहे हैं ये आपके इलास्टिक कोलिजन है। ये अजम्पशन हमें ये समझाता है क्यों विद टाइम गैस के मॉलिक्यूल्स सेटल नहीं हो जाते या स्लो नहीं हो जाते। हमारा पांचवा और आखिरी अजम्पशन है गैसेस की काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही रैंडम मोशन, और अगर वो रैंडम मोशन में है तो उनके बीच में कंटिन्यूअस कोलिजन्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करूं तो उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो इससे हमें एक मॉलिक्यूल की एनर्जी डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी की बात करेंगे, हम उसके लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेंगे। तो अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें
तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक गैसियस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा मैं हमेशा एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। इस काइनेटिक एनर्जी को हम 3/2 RT से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में बात करेंगे। तो अब तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ये अज्यूम करा कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बहुत ही रैंडम मोशन होता है और ये मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है। तो इसी अजम्पशन के ऊपर मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉलिक्यूल की थ्योरेटिकल स्पीड्स को एनालाइज करने की कोशिश की। इस एनालिसिस से उन्होंने मॉलिक्यूल्स की स्पीड को कैलकुलेट करा और उसको ग्राफ पे प्लॉट करा। जो ग्राफ आपके सामने आपको दिख रहा है इसके वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्लॉट करा है और एक्स एक्सिस पे हमने उनकी स्पीड्स को प्लॉट करा है। बेसिकली ये ग्राफ हमें ये बताता है कि किस स्पीड पे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इस पूरे ग्राफ को मैं 3 जोन में डिवाइड करता हूं। पहला जोन मेरा लो वेलोसिटी जोन है जहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। दूसरा जोन मेरा मिड वेलोसिटी जोन है जहां पे मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और तीसरा जोन मेरा हाई वेलोसिटी जोन है। हम अगेन ये देख रहे हैं कि इस जोन में भी हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है। तो किसी भी गैसियस सिस्टम में मेरे लो वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी पे बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और मिड वेलोसिटी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये पूरा ग्राफ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है। अगर मान लीजिए कि मुझे ये ग्राफ किसी और टेम्परेचर पे भी प्लॉट करना होगा तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसका जो पीक है वो भी ब्रॉड होते जा रहा है। कहने का मतलब जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर वेलोसिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेरे हायर वेलोसिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि जो ये शिफ्ट है ये शिफ्ट आपका मैक्सिमम जहां पे लो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। मतलब कि अगर आप पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाले ग्राफ में देखें तो वहां पे लो वेलोसिटी पे बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स थे, उसी तरह वही मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गए। यही सेम ट्रेंड हमें हायर वेलोसिटी रेंज की तरफ भी दिख रहा है। इसीलिए ये कर्व आपका ब्रॉड होते जाता है। तो अब तक तो हमने ये देखा कि कैसे मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मॉलिक्यूल्स की स्पीड को एनालाइज किया और उसको ग्राफिकली प्लॉट किया। अब हम ये देखते हैं कि कैसे ये वेलोसिटीज को मेजर करा। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 3 तरीके से मेजर करी। पहला तरीका है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि जिस वेलोसिटी की होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में हमें एक पीक दिख रहा है। अगर आप इस पीक को ध्यान से एनालाइज करें तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस पीक पे मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब कि अगर मैं एक बॉक्स लेता हूं उस बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है और अगर उसमें से रैंडमली मैंने कोई भी एक मॉलिक्यूल पिक करा तो किस वेलोसिटी होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ऑब्वियसली वही वेलोसिटी होगी जहां पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसी वेलोसिटी के होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। और इसी वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m से। नेक्स्ट जो वेलोसिटी है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सिंपली हम
किसी भी चीज का जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे कि हमने हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज या स्पीड्स को ऐड करा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाय पाई m से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड टाइप की वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कई बार हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं देती क्योंकि उनके साइन कंसिडरेशंस वहां आ जाते हैं, इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड को निकालते हैं। रूट मीन स्क्वायर को निकालना बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे हर एक वेलोसिटी को स्क्वायर करते हैं, फिर उन सबको ऐड कर देते हैं और उनका एवरेज ले लेते हैं। अब जो भी ये एवरेज आया है उसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाय m। अब आप यहां पे एक चीज नोट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये तीनों ही दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या? टेम्परेचर और मोलर मास पे, क्योंकि आप तीनों ही फॉर्मूला में T बाई m का रेशियो देख सकते हैं। जैसे कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी आपके किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। और अगर ये मान लीजिए कि मेरे पास दो गैसेस है, एक मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है और एक मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, तो हमें पता है ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है 32 ग्राम पर मोल और क्लोरीन का 71 ग्राम पर मोल। तो कौन सी गैस ज्यादा हैवी है? ऑब्वियसली क्लोरीन। तो अब क्योंकि क्लोरीन एक हैवी गैस है तो उसकी वेलोसिटी आपकी ऑक्सीजन की वेलोसिटी से कम होगी, तो आपकी ये सारी स्पीड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास से। अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम गैस के लिए इन तीनों की वैल्यू को कंपेयर करें तो हमें ये दिखेगा कि तीनों में RT बाई m का फैक्टर तो कॉमन है। जो डिफरेंस है हमारा मोस्ट प्रोबेबल में स्क्वायर रूट 2 है, एवरेज स्पीड में स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाई पाई है और रूट मीन स्क्वायर स्पीड में स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि कोई एक गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी RMS स्पीड सबसे ज्यादा होती है, देन एवरेज स्पीड एंड देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर मुझे सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो उसको मैं हाफ mu स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकता हूं, जहां पे u स्क्वायर हमारा RMS स्पीड है।